नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मोड़ की जो इतिहास को फिर से लिखने वाला है। 13 जून 2025 यानी कि यह तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, एक चेतावनी है, एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि दुनिया उस कागार पर खड़ी हो चुकी है जहां आगे जाने का रास्ता हो सकता है तबाही की ओर। उस सुबह जब पूरी दुनिया नींद में थी, इजराइल की एयरफोर्स उठ चुकी थी ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम देने के लिए। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हवा में थे। यह कोई रूटीन हमला नहीं था, यह हमला था ईरान की सैन्य और परमाणु ताकत के सबसे अहम ठिकानों पर, वो ठिकाने जिन्हें इजराइल महीनों से मॉनिटर कर रहा था सैटेलाइट इमेजिंग, साइबर इंटेलिजेंस और गुप्त एजेंसियों के जरिए। नंताद, जहां यूरेनियम संवर्धन का सबसे संवेदनशील केंद्र है। फ्रोडो, भूमिगत न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसे खत्म करने के लिए सबसे सटीक बमों की जरूरत होती है। तेहरान के दक्षिण में स्थित एयर डिफेंस बेस और मोबाइल मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन, ये सब इस ऑपरेशन का निशाना बने। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब खबर आई कि इस हमले में ईरानी सेना के शीर्ष कमांडर हुसैन सलामी, आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी और दो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी और तेहरानची फरदून अब्बासी मारे गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि यहूदी अस्तित्व की रक्षा बताया। उन्होंने वेस्टर्न वॉल पर जाकर एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि हम सिर्फ अपनी जमीन नहीं, पूरी मानवता की रक्षा कर रहे हैं। यह सिर्फ ईरान के लिए संदेश नहीं था, यह अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, अरब देशों और यूरोप के लिए एक खुला ऐलान था। ऐलान यह था, अगर तुम चुप रहोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। इजराइल की रणनीति सिर्फ बम गिराने तक सीमित नहीं थी। इस ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और ड्रोन स्काउटिंग सब शामिल थे। 3 घंटे तक चले इस हमले में दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जहां एक तरफ इजराइल ने हमला किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने उसे सीधी चुनौती दे दी। ईरान ने 100 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन और 100 मध्यम दूरी की मिसाइलें इजराइल पर दागी। ये ड्रोन शाहेद 136 और शाहेद 129 मॉडल के थे। ये ड्रोन जिनका इस्तेमाल पहले यमन, यूक्रेन और सीरिया में हो चुका है। इजराइल ने तुरंत अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और फाइटर जेट्स 95% से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन असली बात यह नहीं है कि कितने ड्रोन गिरे, असली बात यह है कि ईरान अब सीधे मैदान में आ चुका है। अब यह लड़ाई प्रॉक्सी नहीं रही है, अब यह लड़ाई सरकार बनाम सरकार, सेना बनाम सेना की है। ईरान ने साफ कर दिया है, यह सिर्फ एक जवाब नहीं, एक शुरुआत है। ईरान की संसद में खड़े होकर नेताओं ने कहा कि इजराइल को इस हमले की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के साथ चल रही सभी न्यूक्लियर बातचीत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कोई बातचीत नहीं, अब कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ हिसाब होगा। अब इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित है या नहीं, इस पर बात करनी जरूरी है दोस्तों। इस लड़ाई की लपटें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने यह हमला अपनी मर्जी से किया है। अमेरिका इस ऑपरेशन में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि ईरान ने हमारे सैनिकों पर हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यह तो डिप्लोमेटिक बैलेंस है जिसमें अमेरिका इजराइल को खुला समर्थन भी देना चाहता है, लेकिन खुद को सीधे युद्ध में शामिल नहीं होने देना चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पहले से पता था कि इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, इस बात पर हम सबको एक मत होना चाहिए। दूसरी ओर यूरोप का रुख थोड़ा अलग है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने शुरू में संयम की अपील की, लेकिन इजराइल की कोई कड़ी आलोचना नहीं की। जर्मनी ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। ब्रिटेन ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने यूरोपीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाया
तो परिणाम गंभीर होंगे और फ्रांस, जो अक्सर फलस्तीन के पक्ष में खड़ा होता है, इस बार पूरी तरह तटस्थ नजर आया। रूस और चीन की बात करें तो दोनों देशों ने अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस फिलहाल यूक्रेन में उलझा हुआ है और चीन ऊर्जा व्यापार में। दोनों ने शांति और स्थिरता की अपील तो की है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की। दोनों ही बैकडोर बातचीत में लगे होने की संभावना है। अब बात भारत की करते हैं। भारत की भूमिका इस समय बेहद अहम है। एक और इजराइल से हमारे घनिष्ठ रक्षा संबंध है, ड्रोन, मिसाइल, रडार और टेक्नोलॉजी। दूसरी ओर ईरान से हमारे सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामरिक रिश्ते हैं। चाबहार पोर्ट, तेल आपूर्ति और हजारों वर्षों का संपर्क। भारत ने अब तक संयम की अपील की है और दोनों देशों में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन अब जानकार मानते हैं कि भारत को केवल पर्यवेक्षक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। भारत वह देश है जिसके दोनों पक्षों से अच्छे रिश्ते हैं। अगर कोई देश इस संघर्ष को कूटनीति की मेज पर ला सकता है तो वो भारत है। इस युद्ध का असर भारत पर सीधा पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, रुपया दबाव में आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है और सबसे बड़ा खतरा 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं। अगर हालात बिगड़े तो उनके लिए बड़े स्तर पर निकासी अभियान की जरूरत पड़ सकती है। यह समय है कि भारत केवल शांति की अपील ना करे, बल्कि सक्रिय कूटनीतिक प्रयास करे, चाहे तो वो मध्यस्थता हो, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा हो या प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। भारत के पास अब यह अवसर है कि वह वैश्विक मंच पर सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि शांति का नेतृत्व करने वाला बने। और अंत में दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होगा। मरता वो है जो किसान है, खेत में काम करता है। मरती वो मां है जो अपने बच्चों के लिए दूध उबाल रही है। मरता वो छात्र है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू, खामेनी, ट्रंप या पुतिन नहीं मरते। आम आदमी जिसकी कोई गलती नहीं, वो मरता है। तो हमें तय करना होगा, क्या हम इस दुनिया को युद्ध की ओर ले जाने से बचा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।